अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब तक हम लोगों ने फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स, बायोडाइवर्सिटी और बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा इन्वायरमेंट करंट अफेयर सीरीज़ में, वो होगा क्लाइमेट चेंज, और इसे हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसको ख़त्म करने में हमें 2-3 दिन लगेगा और दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर दी क्लाइमेट चेंज। और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो हमारे इन्वायरमेंट का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक वाले टॉपिक पर वेंचर करेंगे और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर पॉलिटी। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। क्लाइमेट चेंज में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले तो मैं कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में आपको बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब हो गया आपको, क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी जेनरिक वर्ड। इट कैन बी ग्लोबल वार्मिंग, इट कैन बी ग्लोबल कूलिंग, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हेलोसीन एज में या एंथ्रोपोसीन एज में जो सबसे बड़ा कंसर्न क्लाइमेट चेंज को लेकर है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देयर इज़ अ जनरल राइज इन द टेम्परेचर, देयर इज़ अ जनरल राइज in the temperature, general rise in the temperature, general rise in the temperature, in the temperature, in the global temperature। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, हमने तो ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जियोलॉजिकल पास्ट में भी कई बार टेम्परेचर राइज हुए हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, और कई बार ग्लोबल कूलिंग हुआ और आइस एज आया है। तो फिर सर ये कौन सा ऐसा टॉपिक है, ये हमारे लिए अभी क्यों कंसर्न है? इट्स अ वेरी नेचुरल फेनोमेना। देखिए सर, आपकी बात एकदम सही है कि देयर इज़ अ जनरल राइज इन टेम्परेचर एंड देयर इज़ अ जनरल फॉल इन टेम्परेचर एज वेल। देयर इज़ द इंटरग्लेशियल एंड द ग्लेशियल पीरियड इन द जियोलॉजिकल पास्ट। बट द प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न इज कि पहले जो प्रॉब्लम था, पहले जो जियोलॉजिकल पास्ट में जो ग्लेशियर और इंटरग्लेशियल ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल वार्मिंग जो आया है, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स आया है। दैट नेचुरल फैक्टर्स इज ओके, बट जो अभी आ रहा है दैट इज मोर ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के वजह से। आप बोलेंगे सर ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि ये नेचुरल नहीं एंथ्रोपोजेनिक है? हो सकता है नेचुरल हो, आपको लग रहा है एंथ्रोपोजेनिक है। नहीं सर, जियोलॉजिकल पास्ट में जो ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिला है, वो बेसिकली एक सर्टेन रेट से चल रहा था। लेकिन अभी जो ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिला है वो रेट काफ़ी ज़्यादा है, वो नेचुरल रेट से ज़्यादा है। इतनी जल्दी टेम्परेचर राइज नहीं हो सकता कि विद इन अ सेंचुरी आपको 2-2.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए। उससे वेरी स्लो ऑनसेट ऑफ वार्मिंग एंड स्लो ऑनसेट ऑफ कूलिंग। इतना रैपिड टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो केवल और केवल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के वजह से ही है। नाउ हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर वो कौन से एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है? तो सबसे पहला फैक्टर है कि ऐसे सभी फैक्टर जो कि ग्लोबल सोलर हीट बजट को चेंज कर दे। अगर आप लोगों ने मेरा 100 डेज कोर्स देखा होगा ज्योग्राफी का, तो आपको ये बात में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जो सोलर एनर्जी इंसोलेशन अर्थ पे आता है, देयर इज़ अ बजट फॉर दिस, यानी कि देयर इज़ अ बैलेंस इन इट। जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा। अगर इस इनगोइंग और आउटगोइंग में ज़रा सा भी आप छेड़छाड़ कर दोगे, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर दोगे, यानी कि अर्थ सरफेस है और ये सूरज चाचा है हमारे, ठीक है, तो ये मान लीजिए गर्मी दे रहे हैं, ठीक, और ये इनकमिंग है, ठीक, और ये आउटगोइंग रेडिएशन है जो कि लॉन्ग वेव के फॉर्म में आता है। तो अगर इन दोनों में बैलेंस है तो इसका मतलब कि हीट बजट है। अगर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो इन जनरल देयर इज़ अ वार्मिंग ऑफ द टेम्परेचर ओवर द अर्थ सरफेस। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इनकमिंग और आउटगोइंग में कोई डिफरेंस आ गया। बस ये समझिए कि जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव है उसका रेसिडेंस टाइम बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। समझ में आ गया? इसका मतलब ये कि ये जाते तो हैं बाहर, लेकिन थोड़ा रुक रुक के जा रहे हैं। रेडिएशन आ रहा है और थोड़ा रुक रुक के जाने की वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ जनरल राइज इन द टेम्परेचर। अब नाउ व्हाई देयर इज अ इंक्रीज इन रेसिडेंस टाइम ऑफ द सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्यों जो रेजिडेंस टाइम है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसेस।
ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, देखिए नॉर्मल समझ लीजिए आप लोगों ने कार का, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, कार का इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इट। अगर आपने देखा होगा कार में, आप गर्मी के दिनों में, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, आप उसमें क्या करिए, विंडो बंद करके कार को धूप में डाल दीजिए, अचानक से आप कार खोलेगा, इतनी गर्मी अंदर रहती है, वो बिकॉज दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दी ग्रीन हाउस गैस। होता क्या है कि टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन घुसा कार के अंदर, लेकिन वो बाहर में ट्रैप हो गया वो कार के अंदर बिकॉज ऑफ दी विंडोज़, तो ट्रैप होने की वजह से गर्मी बढ़ती चली जाती है इसके अंदर। समझ में आ गया? ग्रीन हाउस गैस भी वैसा ही होता है। सोलर रेडिएशन आया, ये जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो शॉर्ट रेडिएशन पे तो पेनिट्रेट कर देता है, लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसेस ऊपर रहेंगे तो जो लॉन्ग रेडिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रैप हो जाएगा, इसके वजह से टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, और ये होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा परफ्लोरोकार्बन, ये सब जो होते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सब जितने भी गैसेस होते हैं, इंक्लूडिंग दी वाटर वेपर, ये सब जितने भी होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। आई होप एक बेसिक प्रेमाइस आपका क्लियर हो गया होगा। इवन दो अगर आप नहीं भी कुछ जानते होंगे तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि पहली बात क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, उसका बहुत सारा कारण है, नेचुरल कॉजेज़ भी हैं, जैसे कि हम लोग इंटरग्लेशियल पीरियड में रहे, लेकिन कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीज़न बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे कि इमिशन ऑफ ये ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रेसिडेंस टाइम को इंक्रीज कर देता है। दैट्स इट। आई होप इतना बैकग्राउंडर काफ़ी होगा आपके लिए। अब हम लोग फटक से करंट अफेयर पे जाते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्या कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारी बातें को कोई असेसमेंट करेगा कि नहीं वर्ल्ड लेवल पे? तो एक ऐसी बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन ऑल क्लाइमेट चेंज। देखिए, नाम ही में इंटर गवर्नमेंटल है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब क्या होगा? ये एनजीओ कुछ नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय या अंतर सरकारीय है, आप बोल सकते हैं कि हर कंट्री के सरकार इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब यही हुआ। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, देखिए ये कोई रिसर्च नहीं करती है, पहली बात समझ लीजिए। इट डज नॉट इटसेल्फ इंगेज इन द साइंटिफिक रिसर्च, ये कोई रिसर्च नहीं करती है, ये बस डेटा कलेक्ट करती है। ऑलरेडी जो कलेक्टेड डेटा है उसको कलेक्ट करके एक असेसमेंट देती है कि कितने टाइम तक कौन सी चीज़ें ग्रीन हाउस गैसेज इमिट कर रही हैं, कितना इमिशन हो रहा है, कौन कंट्री ज़्यादा कर रहा है, कौन कंट्री कम कर रहा है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कितना टेम्परेचर राइज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब दिस बॉडी जस्ट डू दी बेसिकली दी असेसमेंट, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड असेसमेंट करती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट करती है। ठीक है, तो आईपीसीसी ध्यान रखिएगा, इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो 1988 में बनाया गया। अब देखिए, आपसे ईयर नहीं पूछेंगे वो आपसे ये पूछेंगे कि ये किसने बनाया है। तो ये बड़ा मतलब अटपटा सा है, लेकिन याद रखिएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कम ही ऐसे बॉडीज़ हैं जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो पहला वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, और दूसरा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने बनाया। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि आईपीसीसी किसने फॉर्म किया, तो 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी, इन दोनों ने आपको आईपीसीसी फॉर्म किया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड गवर्नमेंट ऑल लेवल्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट दे कैन यूज टू डेवलप क्लाइमेट पॉलिसीज। जैसे हर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अब इसको रोकने के लिए कंट्रीज़ जो होंगी वो अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज़ बनाएंगी, तो उनकी क्लाइमेट पॉलिसीज़ में जो इनपुट देने का काम करेगी वो कौन करेगा? ये आईपीसीसी करेगी। आईपीसीसी एक यूएन की बॉडी है जो असेस करती है साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इसका काम असेसमेंट करने का है। इसमें टोटल 195 मेंबर है, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इट। समझ में आ रहा है? इसका काम क्या है? असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करना, स्पेशल रिपोर्ट तैयार करना, मेथोडोलॉजी रिपोर्ट तैयार करना, ताकि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस फैला सके, कंट्रीज़ में अवेयरनेस फैला सके। और 2007 में आईपीसीसी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इट्स अ वेल डेजिग्नेटेड रेप्यूटेड बॉडी। समझ में आ रहा है? इसके रिपोर्ट को हम लोग कोट कर सकते हैं कि भैया ऐसा है, यूएन की बॉडी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू गेटिंग माई पॉइंट मैम?
ठीक। अब व्हाट आर द मिटिगेशन टारगेट्स? आईपीसीसी ने कौन कौन से मिटिगेशन टारगेट्स दिए हैं? जब आईपीसीसी असेसमेंट कर रही है कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा कितने साल तक, तो कुछ टारगेट भी बताएगी ना कि भैया अगर तुम इतना कर लोगे तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? तो आईपीसीसी ने 2 रिपोर्ट दिए हैं, 2 टारगेट मिटिगेशन टारगेट बताया। एक बताया है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। क्या मतलब वो 1.5 डिग्री टेम्परेचर? मतलब जो प्रेजेंट एक लेवल, एक सर्टेन ईयर है, समझ में आ रहा है, दो मान लेते हैं कि 2020 का लेवल ईयर मान लेते हैं, 2020 का। तो इन्होंने बोला है कि एक सर्टेन ईयर तक 2020 के कंपैरिजन में 1.5 डिग्री टेम्परेचर राइज हो, जनरल मीन टेम्परेचर राइज के लिए आपको क्या करना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग तो होगा, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। हाँ, रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कम करना, मतलब 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर राइज करा लीजिए, कोई बात नहीं। 2 डिग्री तक टेम्परेचर राइज करा दीजिए, कोई बात नहीं। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो वो 1.5 डिग्री के लिए भी आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, नहीं तो 3.5-4 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो 1.5 डिग्री के लिए इन्होंने क्या किया है? 2 टारगेट है। एक टारगेट है ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक आपको रोकना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? क्या बोला इन्होंने बोला है कि जो भी आपका पीक इमिशन है बिफोर 2025 से पहले जो पीक इमिशन रेट था उससे 43%, 43% बाय 2030 कम कर देना है। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से 2022 में 500 मैट्रिक टन था, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैट्रिक बिलियन टन, ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इन्होंने बोला है क्या कि अब इसको आप करीब 250 मैट्रिक मिलियन टन में आपको कम, मतलब कि 250 मिलियन टन कम करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं बातों की नहीं सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बताया मैंने आपको, है ना? ये समझ में आया? इन्होंने बोला है क्या कि ग्लोबल नेट जीरो CO2 जो है वो 2050 तक करना है आपको। ग्लोबल नेट जीरो मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल नेट जीरो CO2? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि CO2 इमिशन ही बंद कर देना, नेट जीरो करना है। मतलब आप जितना इमिशन करेंगे उतना आपको कैप्चर करना पड़ेगा, इसे नेट जीरो बोलते हैं। उसके बाद बोला है मिथेन रिड्यूस करना है 34% बाई 2030। वाई मिथेन? बिकॉज मिथेन इज ऑल्सो दी ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अगर आपको 2 डिग्री करना है तो इन्होंने बोला है कि जो ग्लोबल पीक टेम्परेचर है उसको 27 डिग्री तक आपको करना पड़ेगा 2030, 27% रिड्यूस करना पड़ेगा। समझ रहे बातों की नहीं? अगर 1.5 डिग्री तक करना है तो 43%, 43%, और अब ऐसे 27%। और ग्लोबल नेट जीरो CO2 कितना करना है आपको? 2070 तक, 2070 तक नेट जीरो करना है। मतलब आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर रहे हैं, यानी अगर आपकी स्कूटी भी चलती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो कैप्चर हो जाना चाहिए। मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कर दी गई है। हाँ, लेस इमिशन तो अलग बात है। हाँ, लेकिन अगर आपको अब क्या करना है कि जितना इमिशन करेंगे आपको कैप्चर भी करना पड़ेगा। और इनका टारगेट और भी है, इनका टारगेट है कि निगेटिव CO2 इमिशन। अब उसके बाद क्या होगा कि जब आप नेट जीरो अचीव कर लेंगे उसके बाद आपको जितना इमिशन करेंगे उससे ज़्यादा कैप्चर करना पड़ेगा, तब ये रिवर्स में जाएंगे। थोड़ा सा हायर लेवल का है। ईश्वर इसके समर्थक हैं कि नहीं है? चलिए, अच्छा, आईपीसीसी अपने असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है और अभी तक उन्होंने 6 रिपोर्ट निकाला है। 6 के उसने 3 पार्ट वाइज रिपोर्ट निकाले हैं। आईपीसीसी रिपोर्ट निकालती है 4th रिपोर्ट, 2nd रिपोर्ट, 3rd रिपोर्ट, 4th रिपोर्ट, 5th रिपोर्ट, अब 6th रिपोर्ट लेटेस्ट है। उसमें भी उसने 3 पार्ट में रिपोर्ट निकाला है। ठीक है, देखो, वर्किंग ग्रुप 1 क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, ये पहला रिपोर्ट था जो 2021 में निकला था। फिर क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट एडाप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी, फरवरी 2022 में रिपोर्ट आया। समझ में आया? और अभी जो 3rd रिपोर्ट निकला है, ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट चेंज 2020 मिटिगेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 3rd रिपोर्ट आया है। इन 3 रिपोर्ट के बेसिस पर 2023 में एक सिंथेसिस रिपोर्ट निकलेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हर साल, हर 2-3 साल पे ये रिपोर्ट निकालती है। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो अभी इसका 6th रिपोर्ट निकला है। 6 में इसके 3 पार्ट में रिपोर्ट निकला है। जैसे होता है ना इकोनॉमिक सर्वे, कई बार 2 पार्ट में निकलता है,
तो इनके 3 पार्ट में रिपोर्ट निकला है। जो थर्ड रिपोर्ट है वो अभी का है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? ये इनका थर्ड रिपोर्ट है। इन तीनों रिपोर्ट के बाद एक सिंथेसिस रिपोर्ट निकलेगा। समझ में आ गया? अब ये रिपोर्ट क्या है समझिए। ये जो ये रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट क्या क्या निकला है, फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की, ये वो हम लोग देख लेते हैं। की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। देखिए सर, इस आईपीसीसी थर्ड मतलब कि आईपीसीसी 6 रिपोर्ट का तीसरा पार्ट का जो फाइंडिंग है वो देख लीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, अभी आपको मालूम चलेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितना है। इन्होंने क्या किया है कि 2010 से 19 तक के डेकेड के बारे में बताया है। 2010 से मतलब पिछले 10 साल में जो रिकॉर्ड था उसके बारे में बताया। इन्होंने बताया है क्या कि 2010 से लेके 2019 के बीच में नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो कंटिन्यू टू राइज रहा है। अगर हम लोग 2001 से लेके 2010 तक के रिपोर्ट के कंपैरिजन की बात करें तो 2010 से 2019 के बीच में यानी कि पिछले डेकेड में ग्रीन हाउस गैस कंटिन्यू टू इंक्रीज रहा है। नथिंग स्पेशल और नॉट सरप्राइजिंग इन नेचर, वो तो है ही, बढ़ा ही है। अगर हम लोग बात करें 1850 से लेके अभी तक 1850 क्यों लिया, वाई वी हैव टेकन 1850? 1850 इसलिए लिया है क्योंकि 1850 के टाइम में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था 1750 से लेकर 1850 के बीच में। तो 1850 के टाइम में मैक्सिमम इमिशन चल रहा था। तो हम लोग 1750 से 1850 को प्री इंडस्ट्रियल लेवल कहते हैं, इसीलिए 1850 से लेकर अभी तक की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो क्यूमुलेटिव नेट CO2 इमिशन जो है वो बढ़ा है 1850 से लेकर अभी तक, तो बढ़ेगा ही सर, क्योंकि धीमे धीमे हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और बहुत सारे वेहिकुलर इमिशन कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बोला है कि नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंक्रीज किया है 2010 अक्रॉस ऑल मेजर सेक्टर्स। जितने भी सेक्टर्स का आप नाम लें, एनर्जी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, सभी सेक्टर्स में पिछले 10 सालों में ग्रीन हाउस गैस का रेट बढ़ा है। समझ रहे हो? यानी कि हर सेक्टर जो है खूब सारा ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहा है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि अच्छा बताइए विच सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन द ग्रीन हाउस इमिशन, इन अ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो सबसे ज्यादा है एनर्जी सप्लाई सेक्टर, यानी इलेक्ट्रिसिटी। ये जो थर्मल पावर प्लांट है, गैस पावर प्लांट है, वो सबसे ज़्यादा जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेक्टर आता है, हालांकि देखिए कई सारी किताबों में आपको अलग अलग थोड़ा थोड़ा मिलेगा कहीं कहीं पर, लेकिन चूंकि आईपीसीसी का रिपोर्ट था तो मैंने ऐसे उठा लिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई सेक्टर है। इसका जो PDF है ये मैं आपको ऐप पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो प्रोफाउंड IAS का ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना और उस पर ये इसका जो आपका टोटल जो समरी है, ये जो पूरा PDF है, ये आपको वहाँ आराम से मिल जाएगा। आराम से इस पर आप जो है पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रोफाउंड IAS का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि इंडस्ट्री सेक्टर सेकेंड है, 24% कर रहा है टोटल इमिशन का। अकेला 34% क्या कर रहा है, एनर्जी सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद 24 जो है वो इंडस्ट्री कर रहा है, 20% जो है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज़ कर रहा है, और 14% ट्रांसपोर्टेशन और बिल्डिंग 5%। तो आप देख लो भाई, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लो। पहले क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिल्डिंग। और समझ गए सर आप? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और क्या बातें कही गई इस रिपोर्ट में, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए क्या है। मैंने ये आपके इस रिपोर्ट में नहीं लिखा है, तो मैंने इसे थोड़ा और डिटेल कर दिया। तो वो तो 2019 तक का था, आईपीसी से जो रिपोर्ट निकाला था, तो मैंने मार्केट में थोड़ा खंगाला, इंटरनेट नामक मार्केट में, तो मुझे अभी 2021 का मिला। समझे बात हो कि नहीं? नहीं, ये आईपीसीसी ने नहीं किया है। ये देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये आईपीसीसी ने ये दिया था, ये आईपीसीसी का है जो 2019 तक है। देख रहे हो,
ये 2019 का है। जब मैंने इंटरनेट खगाला तो मुझे 2021 का भी डेटा मिला, लेटेस्ट डेटा, वो ये था, ये देखो मुझे ये डेटा मिला। अब ये डेटा क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। ये डेटा कह रहा है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, मैंने अभी अभी बताया था, उन्हीं आईपीसीसी के आधार पे ही है, पर थोड़ा बड़ा हुआ, वो 44% हो गया, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा, मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर था, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह एक्टिविटीज़ आती हैं, होता है ना। एग्रीकल्चर में भी देखिए बेस्ट यहाँ पे दिखाया गया, सबसे ज़्यादा। आप ये बताइए कि क्या क्या आपको है, ये क्या है जी, एंटेरिक फेरेंटेशन, ये गलत लिख गया है ये, ठीक है, ये गलत लिख गया है। एग्रीकल्चर सॉइल 19%, कल्टीवेशन 17%, इसके बाद 7% जो है वो मैन्योर मैनेजमेंट में है, ये है। यानी कि अभी लेटेस्ट डेटा भी अगर हम लोग देखें तो सब लेटेस्ट डेटा भी देखें तो डिजिट्स थोड़ा सा अलग है, पर ऑर्डर यही है, सेक्टर सेम है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सेक्टर सेम मिलेंगे। तो बेहतर होगा कि आप यही डेटा पर रिलाई करें, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अभी इस रिपोर्ट में आगे क्या बोला गया, ये रिपोर्ट में पहली बात तो क्या बताया गया, सेक्टर स्पेसिफिक क्या क्या इमिशन हो रहा है। दूसरी बात की गई कि वेरिएशन इन रीजनल कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये जो वेरिएशन है, रीजनल कंट्रीब्यूशन, समझ में आ गया। अब देखिए इन्होंने ना बोला है कि रीजनल कंट्रीब्यूशन का मतलब कि कौन सा कंटिनेंट कितना ज़्यादा कर रहा है इमिशन, नहीं समझी बात। यूरोप कितना कर रहा है, अमेरिका कितना कर रहा है, साउथ अमेरिका कितना कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका क्या कर रहा है, एशिया क्या कर रहा है। अब इसमें इन्होंने बस लिख दिया है, लेकिन जो है इन्होंने कंट्री वाइज नहीं बताया। तो मैंने थोड़ा ढूंढा तो मुझे कंट्री वाइज भी मिला, मैं अभी बता दूंगा आपको कंट्री वाइज क्या है। अभी ये रिपोर्ट क्या कह रहा है, आईपीसीसी समझो, इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 18 कंट्रीज सस्टेन्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन, ठीक है। इन्होंने कहा है कि मात्र 18 कंट्री ऐसी हुई है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन किया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये बोला है क्या कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है और स्मॉल आइलैंड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने मच लोअर पर कैपिटा इमिशन किया है। क्यों नहीं करेंगे भाई, ये लोग आइलैंड कंट्रीज है, इनको पता है इमिशन करेंगे तो डूब ही जाएंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग होना है और अगर ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर मेल्ट होगा तो सी लेवल राइज होगा, तो जितने भी आपके आइलैंड कंट्रीज हैं सारे के सारे क्या होंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे पड़ना है तो वो किन पे पड़ना है, आइलैंड कंट्रीज़ पे पड़ना है। समझ रहे हो बातों की नहीं। यही बात इन्होंने कहा है कि 18 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज का पर कैपिटा इमिशन कम है, ये इन्होंने बताने की कोशिश किया है। इन्होंने बोला है क्या कि प्रोजेक्शन ऑफ मीडियन ग्लोबल वार्मिंग वो 3.2 डिग्री सेल्सियस बाई 2100 है। देख रहे हैं आप, इन्होंने बोला है कि जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे चल रहा है 2100 तक वो 3.2 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। और आपको कंट्रोल कितने पे करना है, 1.5 और 2 डिग्री, वो भी घटाना है। समझ रहे बात, जिस तरह से अभी आप चल रहे हैं उस तरह से आपका 2 गुना हो जाएगा टेम्परेचर। 2100 आते 3 डिग्री टेम्परेचर राइज होना मतलब समझती है मैडम। आपको अगर इस बात का पता चला तो बस एसी में आप देख लीजिए, वो भी कार के अंदर आप 23 डिग्री कर दीजिए और 26 डिग्री कर दीजिए। 26 डिग्री में भटूरा हो जाएगा आपका। आप कार के अंदर टेम्परेचर को करिए मैनुअल मोड में लगाकर, 23 डिग्री सेल्सियस है, आप उधर 26 डिग्री कर दीजिए बस। फिर देखिए मज़ा क्या होता है, फिर देखिए मज़ा क्या होता है। 3 डिग्री क्या मतलब होता है, एवरेज इंक्रीज 3 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं मैम कि नहीं। अच्छा, फाइनेंशियल फ्लोज आर 3 to 6 टाइम्स लोअर देन द लेवल्स नीडेड बाई 2030। यानी जितना पैसा चाहिए जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग कम किया जा सके, वो भाई साहब 3 से 6 गुना कम है, बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी जाकर आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और इसमें एक एक पॉइंट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। समझ रहे हो बातों की नहीं। अब मैंने बोला था ना कि मैं आपको कंट्री वाइज बताऊंगा कि मेगा टन्स ऑफ CO2 कितना कंट्री कौन कितना कर रहा है। ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन,
जो उन्होंने दिया ही नहीं, 2020 का दिया है इन्होंने। सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? उसके बाद चाइना, उसके बाद रशिया, जर्मनी, यूके, जापान, ये सारी की सारी कौन सी कंट्रीज़ हैं जी? ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। पूरी दुनिया का 25% जो है वो यूएस अकेले करता है। समझी बात हो कि नहीं? हाँ, 25% अकेला यूएसए करता है। चाइना 14%, 7% ये सब है। इंडिया 7 नंबर पे है। समझ रहे हो कि नहीं? वो भी इंडिया इतना होता नहीं, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा है। अच्छा, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, ग्लोबल पर कैपिटा निकाल लेते हैं। तो ग्लोबल पर कैपिटा में भी, पर कैपिटा मतलब एक आदमी कितना एमिट करता है, तो पता चला भाई कि पर कैपिटा टन पर ईयर जो है वो यूएस का 14.4 है, उसमें भी यूएस सबसे ज़्यादा है। देख रहे सर, ये आप ये देखिए सर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 13.6। कैन यू बिलीव दैट सर? एक रिपोर्ट देखिए सर, आपके दिमाग खराब हो जाएगा। मिडिल ईस्ट छोड़ दीजिए आप, कनाडा अकेला 15.2, सऊदी अरबिया 14.5, यूएस 14.4। देख रहे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कितना कर रहे हैं, देख रहे हैं? रशिया, साउथ कोरिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और इंडिया कहाँ आ रहा है सर? देखिए सर, पर कैपिटा तो कुछ है ही नहीं इंडिया का सर, 1.7%। यानी हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो दे आर द वन हु आर कंट्रीब्यूटिंग। हम तो कुछ मिनिमम है सर, 7वें नंबर पे आते हैं, 2.5% भी नहीं है हमारा सर, है ना सर? ये देखिए ना सर, ये देखिए आप, अगर टोटल ग्लोबली भी देखें, हमारा तो 2.5% भी नहीं है सर। हमें क्या बोल रहे हैं, वो अपना देखें। ये दोनों सर अकेले जो है ना, ये दोनों आप मान के रखें कि 40% तो अकेले ये दोनों करते हैं। पूरी दुनिया का आधा तो यही दो मिशन करते हैं। समझ रहे हो बातों की नहीं? ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे, ये डायग्राम छोड़ दीजिएगा, ये थोड़ा पुराना है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अच्छा बताओ कि ये ग्रीन हाउस गैस का, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज हैं मैडम, आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेंगे, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगी। समझ रहे हो बात को सर? समझ रहे हो सर? सर ये देखिए इधर, अगर आपसे कोई पूछे कि जीएचजी का आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए कि कौन कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, तो पहले लेवल पे कौन है सर? कार्बन डाइऑक्साइड 57%। ठीक है। दूसरे लेवल पे है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया सर। ये देखिए सर, कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल से, कार्बन डाइऑक्साइड डिफॉरेस्टेशन एंड डिके इन बायोमास है 17%, कार्बन डाइऑक्साइड अदर मतलब अकेला, ये देखिए सर 57, 360, 77% तो अकेला कार्बन डाइऑक्साइड करता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद मीथेन 17%, नाइट्रोस ऑक्साइड, फिर फ्लोरिनेटेड गैसेस 1%, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। यानी कि मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है आपके ग्रीन हाउस गैसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इसलिए कहते हैं कि ओजोन के वजह से करते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, हमें इस पर फोकस करना है। हाँ, अभी एक चीज़ और देखिए, थोड़ा सा ये डेटा देखिए। ये जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मैंने आपको पहले ही बता रखा था, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में वो कितना गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है। तो अगर मीथेन की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 21 गुना ज़्यादा कर सकता है। एक एस्टिमेटेड है, कहीं 40 गुना भी लिखा होता है कहीं कुछ। यानी कि सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड का है। नहीं समझे बात? इसका मतलब मान लो कि अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो अगर उसने 0.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ किया
तो 1 टन मीथेन आएगा तो वो कम से कम 20 × 0.5 कर लो, 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करा देगा। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा वो ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, तो उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, फिर परफ्लोरोकार्बन है, फिर सल्फर एक्सोक्साइड है। यही ग्लोबल वार्मिंग के टर्म्स में यही ऑर्डर है, याद रटना पड़ेगा आपको। क्या क्या है, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फिर मीथेन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड, फिर परफ्लोरोकार्बन, ये है ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर एक्सोक्साइड। तो ये आपको रटना पड़ेगा सर। एक चीज़ थोड़ा सा इसमें थोड़ा आपको विस्मित करेगा या थोड़ा परप्लेक्स करेगा कि दूसरी चीज़ है लाइफ टाइम। मतलब एक बार रिलीज होने पर वो कितने साल तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है। तो हमें मालूम चलता है कि मीथेन का लाइफ टाइम सबसे कम है, यानी एक बार अगर रिलीज होगा तो 12 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा वो। समझे बात हो कि नहीं। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये एक बार मैंने यही एग्जाम में दिया था आपके, उसमें मैंने लिख दिया था कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, मीथेन का ज़्यादा होता है, जबकि गलत है, मीथेन का सबसे कम होता है। समझे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, लेकिन लाइफ टाइम सर्वाइवल कम है, बहुत कम है मीथेन का। ये ध्यान रखना, ये अपने दिमाग में खपच्चे में बिठा लेना। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीथेन। ठीक है सर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीथेन। मीथेन पढ़ते हैं, मीथेन के बारे में। अभी आइए थे, मीथेन क्या है। मीथेन इज अ ग्लोबल इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। इज देयर एनी डाउट? मीथेन इज अ इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, पॉइंट नंबर 1। ठीक, अच्छा, इट्स अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। इट्स अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ना ही महक आएगा, ना ही कलर, ना ही आपका जो है कलर होता है। इसीलिए देखिए, जब बायोगैस वगैरह जब बनाते हैं आप, या सीएनजी वगैरह जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें मीथेन होता है। हमेशा जानना, मीथेन में कहाँ कहाँ पाया जाता है, सीएनजी, बायोगैस। तो चूंकि मीथेन एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, इसमें ना महक होती है ना कलर होता है, इसीलिए इसमें ना ऑर्डर मिलाया जाता है। सीएनजी देखना, जब स्मेल करता है ना, तो हम लोग को स्मेल आता है, इसलिए क्योंकि उसमें स्मेल मिलाया जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि लीक हो रहा है। समझ रहे बात हो कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पावरफुल GHG है ये, इट्स अ वेरी पावरफुल, 20 to 30 टाइम्स मोर देन दी कार्बन डाइऑक्साइड। समझ लो, लाइफ स्पैन इन एटमॉस्फेयर इज 20 ईयर्स। मैंने अभी आपको दिखाया, सबसे कम होता है, फ्यूअर देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में इसका लाइफ टाइम कम होता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 80 टाइम्स दिया हुआ है, हालांकि हमने वहाँ पढ़ा कि 20-30 टाइम्स होता है। समझ में आ गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 25% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर कंट्रीब्यूटर, 75% है, लेकिन चूंकि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, इसीलिए ये कंट्रीब्यूट भी ज़्यादा करता है। समझ में आ गया आपको कि नहीं। हाफ ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन ये कर रहा है। इंडिया टॉप 5 मीथेन प्रोडक्शन में है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर हम मीथेन के प्रोडक्शन की बात करें तो मीथेन कहाँ से होता है, एक बात मेरी याद रखना, ये कम से कम 50 बार PCS और UPSC में पूछा गया है। मीथेन का मेजर कंट्रीब्यूटर एग्रीकल्चर खुद है। आप देखना कि कोई भी मीथेन का इनिशिएटिव होगा ना, तो इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि मीथेन का कई सारा समिट वगैरह हुआ है, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है। व्हाट इज़ द रीज़न? इंडिया इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, और एग्रीकल्चर मेजर कंट्रीब्यूटर टू दी मीथेन है। आपके जो ये पैडी फील्ड्स होते हैं, जो धान के खेत होते हैं, उसमें खूब मीथेन निकलता है। जो लाइव स्टॉक होता है ना, जो आपके जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो जानवर पशुपालन करते हैं, वो लोग अपने मुंह से मीथेन निकालते हैं। समझ में आ गया, टॉयलेट के थ्रू मीथेन निकलता है उनके।
ठीक है। तो इंडिया जैसी कंट्री जो कि मेजरली जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंडेंट है, अगर वो किसी भी तरह का मीथेन प्लेज में पार्टिसिपेट करेगा तो उसे अपने रूरल सेक्टर में बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी मीथेन के किसी भी इनिशिएटिव में जल्दी ही इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसकी मजबूरी है। ये बात समझ में आ गया। अगर हम लोग देखें कि मीथेन का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वेटलैंड्स, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, लाइव स्टॉक, लैंडफिल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, जियोलॉजिकल सीड्स, राइस कल्टीवेशन, बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर, टर्माइट देख रहे हो, ये यूपीएससी ने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द मीथेन। उसमें टर्माइट था और आधे लोगों ने छोड़ के आ गए थे, समझ रहे हो, है ना। तो ये सब सोर्सेस हैं जिससे मीथेन निकलता है, ये आपको रटना पड़ेगा सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वही है सर, एनिमल हस्बेंड्री की बात हो रही है। एनिमल हस्बेंड्री में जो पशुपालन वगैरह जो किया जाता है होता ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नॉनवेज सेक्टर को कंट्रोल किया जा सकता है ना, पर आप थोड़ी ना राइस को ही बंद किया जाए। थियरी ऑफ मिनिमम डिस्ट्रक्शन में नॉनवेज को तो पहले हिट करने की कोशिश करते हैं ना ये लोग, तो वही बड़ा फंडा है। वरना देख रहे हो, वेटलैंड, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, तो लाइव स्टॉक मेजर कंट्रीब्यूटर है, देख रहे हैं आप। उसके बाद एग्रीकल्चर वेस्ट, राइस कल्टीवेशन, तब आता है ये, देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी क्यों ये हमने पढ़ाया आपको, कुछ तो कारण होगा। आपको पढ़ाने का क्या कारण है? तो एक ग्लोबल मीथेन असेसमेंट किया गया है, 2030 बेसलाइन रिपोर्ट, एक मीथेन का असेसमेंट किया। ये मीथेन असेसमेंट किसने किया? ये मीथेन असेसमेंट किया क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन ने किया है ये, ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने किया है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये रिपोर्ट कब कहाँ रिलीज़ किया गया? ये जो आपका ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट था, ये जो 27th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यानी COP 27 हुआ है, मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये COP 27 हुआ कहाँ है? COP 26 कहाँ हुआ, 27 कहाँ हुआ है? ये COP किसकी बात हो रही है? नहीं, UNFCCC। अरे क्लाइमेट चेंज है ना, CCD थोड़ी ना, लैंड डिग्रेडेशन की बात थोड़ी ना हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है ना। तो COP 27 किधर हुआ है मुझे बताना। ये कोई अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखना। हाँ, इजिप्ट में किया गया, ठीक है। तो UNFCCC का जो 27th COP इजिप्ट में किया गया, इस इजिप्ट में ये रिपोर्ट निकाला गया। बात समझे कि नहीं? जैसे उससे पहले ग्लासगो में हुआ था, 27 इजिप्ट में हुआ, उसमें ये ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट निकाला गया। समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बेसलाइन प्रोजेक्शंस मतलब प्रोजेक्शंस बताता है, एग्जामिन किया इसने इस रिपोर्ट में कि मीथेन इमिशन कितना होगा ओवर द कमिंग डिकेड्स। इसने एक प्रोजेक्शन बताया कि जो आने वाले दशक हैं 2030 के, उसमें मीथेन इमिशन कितना हो जाएगा एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल मीथेन, समझ में आ रहा है, प्लेज, यानी कि कितना ग्लोबल मीथेन निकलेगा अगले डेकेड में। और अगर हम लोग ग्लोबल मीथेन प्लेज लें कि प्लेज हमको मीथेन कंट्रोल करना है, तो इससे ये जो टारगेट हम लोग मीट कर जाएं तो उससे कितना इम्प्लीकेशंस होना है, समझ रहे हो, ये बताया गया। इसमें बोला गया कि अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर जो है वो 260% बढ़ गया है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे। अगर हम लोग 1750 और 1850 अगर सेंचुरी की बात करें तो उसके लेवल में 250 टाइम्स बढ़ा है, 250% टाइम्स बढ़ा है। ह्यूमन ड्रिवन मीथेन इमिशन जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर इसके लिए। मीथेन हालांकि उसके थ्रू भी निकलता है, ग्रीन हाउस गैसेस की, वोल्केनिज्म, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी निकलता है, लेकिन जो अभी दिखाई दे रहा है सडन इंक्रीज, देख रहे हैं आप, 250 मतलब 250 टाइम 260 टाइम दिखाई दे रहा है, वो बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक रीजन से है। 45% ऑफ द करंट नेट वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है ये, 45% अकेला ये करा। देखिए 75% कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका मात्र 13-14% कंट्रीब्यूशन है। पर चूंकि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, इसीलिए अकेला ये 45% कंट्रीब्यूट कर दे रहा है।
हाँ हाँ, तो 2021 सॉ द लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज रिकॉर्ड। 2021 में सबसे ज़्यादा मीथेन कंट्रीब्यूट हुआ है, समझ रहे हो बातों की नहीं। तो इससे ग्लोबल कंसर्न, बिकॉज ये इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में ज़्यादा है। और प्रॉब्लम ये है कि ये केवल व्हीकुलर इमिशन से नहीं, हम लोग जो एग्रीकल्चर वगैरह एक्टिविटी करते हैं उसमें खूब निकलता है ये। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ग्लोबल मीथेन प्लेज किया। हाँ, लास्ट ईयर के बेस पर। हाँ, नहीं तो वो पिछले ईयर के कंपैरिजन में भी रहा होगा। हाँ, नहीं तो वो बात तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो पिछले ईयर के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा होगा, तभी वो कॉज ऑफ कंसर्न है। समझे बातों की नहीं, मतलब 2017-18 में जो इंक्रीज रहा होगा एब्सोल्यूट टर्म्स में, परसेंटेज टर्म में नहीं बोला है इन्होंने, एब्सोल्यूट टर्म्स में बोला है। जैसे मान लो कि 17-18 है तो उनमें जो इंक्रीज किया गया होगा तो उसके एब्सोल्यूट टर्म में भी 20-21 से बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहा होगा। इन एनी केस मीथेन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है 2021 में, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब क्या आप एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि अच्छा बताइए क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन क्या है। यही रिपोर्ट निकाली है ना ये और यूएनईपी मिलके, तो आपसे पूछ सकता है कि भाई ये क्या है। तो सिंपल है भाई, ये एक मतलब कि इंटर गवर्नमेंटल, इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, एनजीओ वगैरह भी पार्टिसिपेट। देखो क्या लिखा है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन, ये एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है। इसका मतलब क्या हुआ, एनजीओ है, पॉइंट नंबर 1, ठीक, जिसमें गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन के कोई ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस जैसे कॉरपोरेट्स, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी जैसे एनजीओ वगैरह, सभी पार्टिसिपेट करते हैं। इनका करना क्या होता है, ये चाहते हैं कि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो, समझ में आ गया, और क्लाइमेट प्रोटेक्ट रहे। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स। इसका मतलब कि ये जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर प्रोग्राम कोलिजन है, ये बेसिकली शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स से डील करता है। शॉर्ट लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड नहीं है, शॉर्ट लिव्ड बेसिकली क्लाइमेट पोल्यूटेंट से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड शॉर्ट लिव्ड है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये मीथेन का 20 ईयर्स है, समझो 12 ईयर है, 12 या 20 ईयर जो भी हो, वो बहुत कम है उसका, समझ रहे हो बात को नहीं। तो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट कौन होते हैं, वैसे पोल्यूटेंट जो शॉर्ट लिव्ड नेचर के होते हैं, कम ही समय के लिए होते हैं, समझ में आ रहा है। इनको सुपर पोल्यूटेंट भी कहा जाता है, कम ही दिन के लिए होंगे लेकिन खूब भयंकर पोल्यूट करेंगे, जैसे मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब शॉर्ट लिव्ड होते हैं लेकिन ज़बरदस्त पोल्यूशन करते हैं। ये क्लाइमेट पोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त करते हैं लेकिन शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और इसी से डील कौन करता है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन। ये याद रखिएगा, ये एक एनजीओ तरह की तरह काम करता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सरकार, बिजनेस पार्टी, एनजीओ सब पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक कार्बन सूट है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग करता है। कैसे करेगा ग्लोबल वार्मिंग, सूट ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर क्या करेगा, इंसुलेशन एब्जॉर्ब करता है, इसलिए, ठीक है। ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है भाई, ग्लोबल मीथेन प्लेज अभी बोला ना, अगर मीट कर जाएंगे ग्लोबल मीथेन तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वही ये मीथेन के इमिशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करी है, और चूंकि ये मीथेन प्लेज है तो इंडिया विल नेवर बी द पार्टी ऑफ इट, समझ में आ गया। अगर इंडिया पार्टी बन जाएगी तो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर और लाइव स्टॉक सेक्टर पर कंट्रोल करना पड़ेगा, इसका मतलब रूरल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंडिया चाह के भी नहीं कर सकती, ठीक है। ये COP26 यानी कि ग्लासगो समिट में किया गया था 2021 में। इसका काम क्या है, कैटलाइज करना एक्शन, ताकि मीथेन इमिशन को कम किया जा सके, समझ में आ रहा है। ये कौन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन, ये दोनों मिलकर कर रही है। ये कलेक्टिवली रिड्यूस मीथेन इमिशंस बाय एटलीस्ट 30% बिलो 2020 लेवल्स। 2020 के लेवल में से 20% आपको कम करना है बाय 2030। मतलब इसका ये टारगेट याद रखना कि 2030 तक 30% ग्लोबल, ये बहुत सारे लोग कंट्रीज ने ये टारगेट रखा है बहुत सारी चीज़ों में। लैंड डिग्रेडेशन में भी 2030 का टारगेट था, 30-30 टारगेट, और इसका भी, इसमें भी 30-30 टारगेट है। मेंबरशिप 100 से ज़्यादा कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है 45% ऑफ द ग्लोबल ह्यूमन कॉज मीथेन इमिशन
इंडिया ने इसको साइन भी नहीं किया, समझ में आ रहा है इस प्लेज को, क्यों? क्योंकि इससे कंसर्न ओवर द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड ऑफ द कंट्रीज वास्ट फार्म सेक्टर एंड द रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन द रूरल इकोनॉमी। तो इंडिया चाह के भी नहीं कर सकती, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर है, इसके तहत बोला गया कि जस्ट 30% फॉसिल फ्यूल कंपनीज जो है अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ दी प्लैनेट वार्मिंग मिथेन। तो इन्होंने बोला है कि 30 ऐसी फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं जो 50% ऑफ दी इंटायर अर्थ का मिथेन इमिट करती है। ये ट्रैक करने की जिम्मेदारी ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर का है। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी के बारे में प्रमोट करती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, एक है आपका इंटरनेशनल मिथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी। ये IMEO का एक रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IMEO, कटिंग मिथेन इमिशन इज द फास्टेस्ट वे टू टैकल क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मिथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमने इसको कंट्रोल कर दिया तो क्लाइमेट चेंज जो है उसको काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP लॉन्च इन 2021 विद सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन कमीशन। ये कैटलाइज करेगा रिडक्शन इन द मिथेन इमिशन, समझ में आ गया। कोर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ग्लोबल मिथेन प्लेज है, इसके तहत इसको मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे, और भी और मोर कन्वेंशंस एंड बॉडीज़ के बारे में जानेंगे। ये 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक पे चले जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।